स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश प्रत्याशी का पेंच। बात झारखंड की, जहां एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है, महागठबंधन में भी करीब करीब सीटों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन प्रत्याशियों का पेंच अब भी फंसा हुआ है। एक सीट पर कई कई दावेदार हैं दोनों तरफ से, चाहे वो महागठबंधन हो चाहे वो एनडीए हो, और इसको लेकर सूची तैयार करने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है पार्टियों को। आलाकमान भी परेशान है कि किसे टिकट दिया जाए, किसका टिकट काटा जाए, किसे नहीं टिकट दिया जाए, और टिकट कटने पर बगावत का डर भी अलग से सता रहा है। प्रत्याशी अपनी टिकट के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। रांची से लेकर दिल्ली तक सिफारिश की जा रही है। तो अगले 1 घंटे में आप हमारे साथ देखिए कि किसकी सीट पर किसकी टिकट फंसी हुई है, किस सीट पर फंसा है प्रत्याशियों का पेंच। तो चलिए इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अपने संवाददाताओं के पास, अपने सहयोगियों के पास चलेंगे और वो हमें बताएंगे कि झारखंड में आखिर वो सीटों का बंटवारा जब हो चुका, संख्या जब निर्धारित हो गई, तो फिर उम्मीदवारों के चयन में इतनी देरी क्यों, जबकि पहले चरण के लिए अगर हम कहें तो देश में आज अधिसूचना जारी हो गई है। हालांकि झारखंड में पहले चरण में कोई चुनाव नहीं है, लेकिन फिर भी जो सीटें हैं जिस पर पेंच फंसा हुआ है उम्मीदवारों को लेकर, कोडरमा लोकसभा सीट की बात सबसे पहले करते हैं। जेवीएम, अगर महागठबंधन के हिसाब से बात करें तो जेवीएम के दावेदार हैं महागठबंधन की तरफ से बाबूलाल मरांडी, ये उनका स्वाभाविक सीट है, परंपरागत सीट है। गोड्डा की बात करें तो यहाँ भी जेवीएम के दावेदार प्रदीप यादव हैं। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से एनडीए के तरफ से बात करें तो एजेएसयू को ये सीट मिल गई है, और सुदेश महतो और चंद्र प्रकाश चौधरी और लंबोदर महतो, ये तीनों लोगों के बीच में दावेदारी चल रही है। रांची लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के दावेदार सुबोधकांत सहाय हैं, यहां से जीते भी हैं, पिछली बार हार गए थे, और जेपी गुप्ता भी यहां से दावा कर रहे हैं। धनबाद लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के दावेदार पूर्व सांसद ददई दुबे हैं और राजेंद्र प्रसाद सिंह भी हैं। डॉक्टर अजय कुमार के नाम की भी चर्चा हो रही है, राजेश ठाकुर प्रवक्ता हैं, उनकी भी चर्चा हो रही है। ये कहा जा रहा है कि अगर जमशेदपुर की सीट जेएमएम को चली जाएगी तो डॉक्टर अजय कुमार को यहां से लड़ाया जा सकता है। लोहरदगा की अगर हम बात करें तो यहाँ से लोहरदगा की अगर हम बात करें तो यहाँ से सुखदेव उरांव हैं, सुखदेव भगत हैं। रामेश्वर उरांव केंद्र यूपीए की जब सरकार थी तो यहाँ से चुनाव जीते थे, तो मंत्री भी बने थे, तो उनकी भी दावेदारी है। ये कांग्रेस की दावेदारी महागठबंधन की तरफ से। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कांग्रेस का यहाँ पर दावा बनता है। कांग्रेस के जो संभावित उम्मीदवार हैं उनमें मनोज यादव और योगेंद्र साव का भी नाम आ रहा है, लेकिन एक चर्चा ये भी चल रही है कि अगर एक सीट लेफ्ट के पास जाता है तो ये सीट हजारीबाग में सीपीआई के भुवनेश्वर महतो के पास चली जा सकती है। बहरहाल अभी ये फाइनल नहीं हुआ है। खूंटी लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस के लिए से बात करें तो खूंटी की अगर हम बात करें तो प्रदीप कुमार बालमुचु, थियोदर किड़ो, ये कांग्रेस के दावेदारी यहाँ से हैं इन लोगों की। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से जेएमएम के दावेदार जगन्नाथ महतो हैं। मथुरा प्रसाद महतो भी यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं। पलामू लोकसभा सीट से कांग्रेस के दावेदार के तौर पर राजीव कुमार पूर्व डीजीपी यहाँ के हैं। कामेश्वर बैठा यहाँ से सांसद जेएमएम के रह चुके थे, पिछली बार उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, तो कांग्रेस की तरफ से उनकी भी दावेदारी बन रही है। जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र पर सबकी नज़र है, जेएमएम और कांग्रेस के बीच में दावेदारी चल रही है। अजय कुमार कांग्रेस के स्वाभाविक दावेदार हैं, लेकिन दूसरी तरफ जेएमएम का भी यहाँ से दावेदारी है। गणेश चौधरी और आस्तिक महतो के नाम की चर्चा हो रही है। ये कांग्रेस की तरफ से है। जरा हम बाद में जरा आगे बात करेंगे बीजेपी और एनडीए की तरफ से भी कि उन लोगों की कौन कौन सी सीटों पर किस किस की दावेदारी है, लेकिन पहले जरा रुक करते हैं। विवेक सिन्हा जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए हैं। विवेक जी, जरा महागठबंधन के लिहाज से समझाइए कि क्या वहां पर हो रहा है। एक लंबी वार्ता के बाद एक सहमति बनी सीटों को लेकर, सीटों की संख्या को लेकर पहले सहमति बन गई थी, फिर दिल्ली में भी जाकर सहमति बनी और वहाँ पर एक सहमति ये भी बनी कि अगर कोडरमा छोड़कर लेफ्ट कोई एक सीट मांगता है तो उन्हें देने के लिए लेफ्ट को भी एक सीट वो दे सकते हैं। लेकिन फिर भी
कई ऐसी सीटें हैं जहां पर पेंच फंसा है और उनके यहां भी उम्मीदवारों को लेकर अभी तक फाइनल नहीं हो पा रहा है। क्या है अंदर खाने, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, ये अगर हम इसको महागठबंधन और एनडीए दोनों के लहजे से देखें, दोनों के हिसाब से देखें, तो बहुत कह सकते हैं कि 5 साल तक, अगर सबसे पहले एनडीए की बात कर लेते हैं, हमारे साथ सुरेंद्र सोरेन भी जुड़े हुए हैं और अभी जेएमएम की बैठक भी चल रही है। लेकिन आनंद जी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 साल तक शासन चला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का, एनडीए का। 5 साल के दौरान आपको ऐसे कैंडिडेट नजर नहीं आ रहे हैं। आखिरी कह सकते हैं कि कुछ दिन बचे हैं, अधिसूचना जारी होगी, और ऐसा सिर्फ झारखंड में नहीं हो रहा, बिहार में भी ऐसा हो रहा है। तो कह सकते हैं कि 5 साल के कामकाज के हिसाब से कैंडिडेट का चुनाव होना चाहिए था और पहले से हो जाना चाहिए था कि ये कैंडिडेट, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का या जेवीएम का, किसी भी दल के पास कोई भी एक ऐसा चेहरा सामने साफ तौर से नहीं है कि जो कह सके कि मैं इस दल से, इस जगह का उम्मीदवार हूं। और जाहिर सी बात है कि ये विनेबिलिटी 100% किसी भी कैंडिडेट की नजर नहीं आ रही है। तो अपने आप में एक सवालिया निशान उन उम्मीदवारों के लिए भी है जो लगातार अपने क्षेत्र में 5 साल तक काम करते हैं या फिर 5 साल तक सांसद रहे, चाहे वो जयंत सिन्हा हो, चाहे राम टहल चौधरी हो। तमाम जो लोग हैं वो 5 सालों तक यहाँ पर सांसद रहे और 5 सालों तक विरोधी दलों ने भी काम किया, लेकिन उनके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है। आनंद जी, सुरेंद्र सोरेन से इस बार हम इस पर चर्चा करेंगे और बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि सोरेन जी, जेएमएम की बैठक चल रही है, क्या जेएमएम की तरफ से भी नाम अभी भी पेंच फंसा हुआ, जो प्रत्याशियों का पेंच है? देखिए, सिर्फ नाम नहीं फंसा हुआ है, सीट भी फंसी हुई है, क्योंकि अभी तक आधिकारिक तौर पर यह ऐलान नहीं किया गया है कि कौन कौन सी सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ेगी, किन किन सीटों पर उम्मीदवार देगी। क्योंकि अंदर खाने में सब सेट हो गया है, लेकिन बाहर ये बातें अभी तक नहीं आई। हालांकि हेमंत सोरेन जो पिछले दिनों गए थे राहुल गांधी के साथ, जब उनकी मुलाकात हुई थी और इसके बाद उन्होंने कहा कि महागठबंधन में सीट का फॉर्मूला तय कर लिया गया है। तो तय जरूर कर लिया गया है, शायद उम्मीदवार भी तय कर लिए गए हों, लेकिन जब तक वो बाहर निकल कर नहीं रखा जाता है, पब्लिक फोरम में नहीं रखा जाता कि कौन कौन सी सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ेगी, कौन कौन सीटों पर कांग्रेस और जेवीएम और आरजेडी। चूंकि जेवीएम की तरफ से जो बातें आई है कि 2 सीटें उनके खाते में जाएगी, वहीं लेफ्ट और जेएमएम, ये इन दोनों के सीटों का 1 सीटें राजद को जाएगी, यह भी कंफर्म है। वो कौन सी सीटें जाएगी, पलामू होगा या चतरा होगा, इस पर अभी भी संशय बरकरार है। वहीं दूसरी तरफ लेफ्ट को एडजस्ट करने की जब बातें कही गई, तो लेफ्ट को कौन सी सीटें जाएंगी, ये लेफ्ट को तय करनी है। हमारे साथ इस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता हैं मनोज पांडे जी, वो हमारे साथ हैं, और सीपीआई के राज्य सचिव हैं केडी सिंह जी, ये दोनों हमारे साथ है। तो हम लेफ्ट की रणनीति भी समझने की कोशिश करेंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर खाने में क्या चल रहा है ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम मनोज पांडे जी के पास जाते हैं। मनोज जी, सीट ही तय नहीं है, ये अब तक सिर्फ संभावनाएं जताई जा रही है कि गिरिडीह, जमशेदपुर, राजमहल और दुमका, ये 4 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ेगी। बहरहाल अगर 2 सीटों पर गिरिडीह और जमशेदपुर की अगर हम बात करें, तो क्या वहां उम्मीदवारी के रेस में कौन कौन से नाम आगे? देखिए, जब तक घोषणा नहीं होती है तब तक संभावित वर्ड ही यूज़ किया जाएगा, बिल्कुल। और संभावित, हमारे पार्टी में एक से एक काबिल लोग हैं, बड़े जनाधार वाले लोग हैं, तो पार्टी उचित निर्णय लेगी और पार्टी सर्वसम्मति से, आज कार्यकारिणी की बैठक है, गुरु जी, हेमंत जी, सभी लोग बैठकर इस पर निर्णय लेंगे और जो भी निर्णय होगा वो हम पूरे पार्टी में, क्योंकि पार्टी हमारा पार्टी नहीं, पार्टी एक परिवार है और हमारे परिवार में कभी आप खटपट की बात नहीं सुने हुई, दूसरे दलों की तरह अनुशासनहीनता की बात भी नहीं है। जो फैसला होगा वो मान्य होगा और वो पार्टी हित, झारखंड हित में होगा। कब तक ऐलान होगा? क्योंकि अभी ये सूचनाएं मिल रही है कि शायद होली के बाद या इस मंथ के एंड तक नाम और सीटों का ऐलान होगा, तो ये बहुत देर नहीं हो जाएगी। हालांकि ये अलग बात है कि अंतिम चरण में आपकी ज़्यादातर सीटें हैं। चूँकि झारखंड में तीसरे चरण से यहाँ चुनाव की शुरुआत है, इसलिए अभी समय है और हम समझते हैं अगर होली के 1-2 दिन बाद भी इसकी घोषणा की जाए तो भी हमारे पास बहुत वक्त रहेगा। हमारे कार्यकर्ता पहले से ही पूरी तरह से उत्साहित हैं। जो संघर्ष यात्रा हेमंत जी ने पूरे राज्य में चलाया, उससे जो उत्साह दिखा और सभी चार्ज पूरी तरह से ऊर्जावान हैं,
तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कोई इसमें परेशानी होगी। सिर्फ घोषणा होने दीजिए, अभी सभी चीज क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई किंतु परंतु सोरेन नहीं जी, रहेगा। और सोरेन जी यहाँ पर बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, टोकना चाहेंगे आपको दो सेकंड के लिए। इन्होंने कही कि परिवार पार्टी जो है परिवार जैसा है, लेकिन विरोधी जो है खास तौर से मुख्यमंत्री लगातार ये कह रहे कि ये जो जेएमएम जो है परिवार की पार्टी हो गई है। एक सवाल तो ये भी पूछिए कि मुख्यमंत्री और जो बीजेपी की तरफ से ये लगातार आरोप लगा रहता है कि जेएमएम में परिवारवाद बढ़ रहा। दूसरा कि क्या 5 साल तक इन्होंने कैंडिडेट को अपना इस तरह से नहीं तैयार किया कि किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं हो, चाहे वो जमशेदपुर में हो चाहे और दूसरी सीटों पर। इतना कंफ्यूजन क्यों हो रहा है और इतना नाम तय करने में विनिबिलिटी को लेकर इतने आश्वस्त नजर क्यों नहीं आते? जी बिल्कुल, हम मनोज जी से ये सवाल समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बहुत देर तो आप कह रहे हैं कि नहीं हो रही है, लेकिन क्या इस बात को लेकर के, इस पक्के पुख्ता करने को लेकर के जीतने के जो संभावना है वो मजबूत हो, इसको लेकर के इतनी सारी बातें हो रही है? और परिवारवाद का भी एक आरोप आपकी पार्टी पर लगता रहा। परिवारवाद का जो आरोप लगाते हैं, मुझे लगता है वो सिरफिरे लोग हैं। इनको परिवारवाद मंत्री खुद आरोप लगाते हैं, उनके लिए भी मैं वर्ड यूज कर रहा हूं। आप जिस पार्टी और जिस परिवार पर ये आरोप लगाते हैं, उनकी पार्टी में देख लीजिए, बहुत लंबी बड़ी फहरिस्त है। राजनाथ सिंह के बेटा हैं, रमन सिंह के बेटा हैं, कई एक हैं, बहुत लंबा लिस्ट है। इनके पास देख लीजिए लोजपा, जिनके परिवार के 5 लोग उम्मीदवार हैं, 6 सीट मिला जिसमें 5 इनके पार्टी के ही हैं, और वहां परिवारवाद नहीं दिखता है इनको। जिस पार्टी में परिवार का सर्वथा अभाव हो, वो परिवारवाद क्या करेंगे? परिवार को जनता सर आंखों पर बिठाती है, जनादेश देती है, तब वो नेता एस्टैब्लिश होता है। जनता जिसे पसंद करेगी वही आगे आएगा। इस पर वोट कर रही है तो पार्टियों को क्या एतराज? जब जनता वोट कर रही है और आप इस तरह का आरोप लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आप जनादेश का अपमान कर रहे हैं। अच्छा, क्या पार्टी अपने उम्मीदवार को तय करने में इतनी देर क्यों लगाती है? क्या बहुत ज़्यादा मंथन करने की आवश्यकता क्यों आ जाती है? देखिए, इस बार चूंकि माहौल है, एक बड़ा लक्ष्य है हम लोग के सामने, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए महागठबंधन की कवायद हो रही है। उस कवायद में कहीं कोई चूक न रह जाए, इसलिए ठोक बजाकर निर्णय लिया जाएगा। अंतिम स्वरूप दे दिया गया है, सिर्फ घोषणा बाकी है, जैसा मुझे पता है, और 1-2 दिनों के अंदर उसकी घोषणा भी हो जाएगी। अभी आप देखें, कोई भी और दल है, भारतीय जनता पार्टी का ही क्या, पूरे देश का तो घोषणा हुआ नहीं है। तो हमारे यहाँ चूंकि 2nd, 3rd और 4th फेज से चुनाव है, तो हमारे पास समय है और हम ठोक बजा के निर्णय लेंगे, सर्वसम्मति से निर्णय लेंगे। किसी को कोई असंतुष्ट नहीं रहे, इसका ख्याल रखा जाएगा। कोई और घटक दल के लोग क्या एनडीए के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं कि ये देखना चाह रहे हैं कि आनंद जी हमारे साथ सोरेन जी लगातार जुड़े हुए, उनके साथ लेफ्ट के भी नेता है, लेफ्ट के जो नेता है उनसे भी सवाल जरूरी है कि क्या लग रहा है उनको, कौन सी एक सीट की उम्मीद लगाए बैठे है वो? बिल्कुल, और सीपीआई जिसकी दावेदारी हजारीबाग पे सबसे मजबूत है, लेकिन क्या सीपीआई को सीट मिल जाने से दूसरे जो वाम दल हैं वो समर्थन में आ जाएंगे? हम तो समझते हैं कि वे आएंगे उस सीट पर। हजारीबाग ये पुख्ता नहीं समझते? हम समझते हैं, कह तो रहे हैं कि हम समझते हैं कि सभी आएंगे, इसलिए कि हजारीबाग सीट पर किसी की दावेदारी नहीं है, दूसरे अन्य वाम दलों का। मार्क्सवादी के लोग भी ने कहा है कि मेहता जी को जिताने के लिए, सीपीआई को जिताने के लिए हमारी पार्टी प्रयत्नशील रहेगी, पूरा कोशिश करेगी। सीपीएम भी और माले के भी लोग आएंगे। इसके अलावा जो फॉरवर्ड ब्लॉक आरएसपी हैं, वे सारे लोग जो है से सीपीआई के पक्ष में जो है से हजारीबाग उतरेंगे। लेकिन माले कोडरमा सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। हाँ, कोडरमा सीट नहीं छोड़े तो कोडरमा में वो अलग बात है, तो हजारीबाग में तो उनका कोई दावा नहीं है। हजारीबाग में तो उन्होंने चुनाव लड़ने की भी बात नहीं किया है, इसलिए वे जो है से वाम दल के उम्मीदवार को ही समर्थन करेंगे। तो क्या वाम दल जिसे एक सीट महागठबंधन में देने का मन बनाया गया है, लेकिन वाम दल अगर इंटैक्ट नहीं रहती है, वाम दलों में ही फूट पड़ जाती है, तो ऐसे में एक सीट की दावेदारी जो वाम दलों की है वो कमजोर पड़ जाएगी महागठबंधन में? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब वो अलग बात है, ये माननीय हेमंत सोरेन जी, ठीक है। अगर सीपीआई, सुरेंद्र जी, अगर सीपीआई के तथ्य है, सीपीआई के अगर लिहाज से बात किया जाए,
सीपीआई या सीपीएम के लिहाज से सीपीआई को एक सीट इसमें मिल रही है तो सीपीआई हजारीबाग में लड़ेगी। अगर सीपीआई-एमएल गिरिडीह और कोडरमा सीट लड़ती है तो फिर सीपीआई का क्या स्टैंड होगा? वो किसके लिए प्रचार करेंगे गिरिडीह और कोडरमा में, महागठबंधन के लिए या एमएल के लिए? उनको साथ लेने से सीपीआई को यह महसूस किया है कि जेएमएम भी जो है से अन्य सीटों पर अच्छा करेगा। अगर सीपीआई को एक सीट मिल भी जाती है तो दो दूसरी सीट पर जहां वाम दल के उम्मीदवार होंगे वहां वाम दल के उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार करेंगे या फिर महागठबंधन के उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार करेंगे? वो तो जब सिचुएशन आ जाएगा तो हम लोग जो है सब फैसला लेंगे कि वहाँ हम लोग महागठबंधन को करेंगे कि वाम दल के उम्मीदवार को करेंगे। हम तो समझते हैं कि वहाँ वाम दल के जो उम्मीदवार हैं हमको करने के लिए अभी तक प्रतिबद्ध हैं। आप अपनी पार्टी के प्रतिबद्धता, लेकिन दूसरी सीटों पर आपकी क्या भूमिका होगी? वही तो बोल रहे हैं कि दूसरे सीटों पर अभी तक जो बात है वो वाम दलों के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। नहीं तो यही सवाल कि चुनाव के पहले की जो परिस्थितियां होती थी उसमें लेफ्ट अपनी यूनिटी की बात करती थी, जहां होता था वहां सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल, वृंदा करात भी आई तो लेफ्ट की बात उन्होंने की। सामूहिक तौर पर बात होती है। एक सीट मिलने के बाद क्या उस लेफ्ट के धारा से सीपीआई अलग हो जाएगी, उन लोगों से अलग हो जाएगी? अभी तक ऐसी संभावना नहीं दिख रही है क्योंकि सीपीआई, मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि सीपीआई-एमएल ने इस पर बड़ा ही नाराजगी जताई है। सीपीआई-एमएल का एक स्टेटमेंट भी आया था पहले, उन लोगों ने कहा कि आपस में इन लोगों ने गठबंधन बना लिया, लेफ्ट को किनारे छोड़ दिया, फिर कहा कि विधानसभा में लेफ्ट को शामिल करेंगे, ये कहा गया था महागठबंधन की तरफ से। लेकिन अब क्या हो गया कि एक सीट उन्हें देने की ज़रूरत महसूस हुई है, सहमति बनी, सीपीआई को भुवनेश्वर मेहता को वो सीट दी जा रही है और इन लोगों को किनारे किया जा रहा है। वो बता भी रहे हैं कि गिरिडीह में हमारी अच्छी लड़ाई थी 2014 में, कोडरमा में हम बहुत मजबूत हैं और हमारे ऊपर नहीं। तो फिर इसका मतलब कि लेफ्ट टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, ये संभावना इसकी अभी तक बनी हुई है क्योंकि लेफ्ट की जो अपनी डिमांड थी, सीटों के लेकर जो डिमांड थी, वो डिमांड अगर पूरी होती है और अगर एक दल की पूरी होती है दूसरे दल की पूरी नहीं होती। हालांकि मार्क्सवादी ने अब अपनी रणनीति वो स्पष्ट कर चुकी है कि वो धनबाद में जहां उनके दल की पकड़ है वहां वो महागठबंधन के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। लेकिन जो दूसरे दल हैं यानी सीपीआई-एमएल है, सीपीआई है, सीपीएम है, इनकी भूमिका क्या होगी यह डिपेंड करता है कि किनके खाते में क्या क्या